मुझे लगता है कि गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई चली उसका शीर्ष नमक सत्याग्रह ही था। और 42 का आंदोलन गांधी का लीडरशिप उस तरह से उसको नहीं मिला। फैसले गांधी जी के थे और गांधी ने मुद्दा चुना था, लेकिन गांधी ने उसको लीड नहीं किया। उस समय वो जेल में थे और जैसा गांधी मानते थे कि जेल का मतलब होता है कि एक सिविलियन के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे आप डेड हैं, आप मौत मरे समान हैं, आपको बाहर की दुनिया का कुछ भी पता नहीं है, तो इसलिए आप बाहर ज्यादा कुछ करने, सुनने या राय बनाने के पक्ष में, वो राय बनाने के पक्ष में नहीं कि बाहर क्या हो रहा है इस बारे में कोई राय बनाई जाए। तो गिरफ्तारी रहते हुए वो मानते थे कि वो आदमी कटा हुआ है। तो और 42 में उनकी या कांग्रेस के बाकी नेताओं की भी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, लोगों की भूमिका थी। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चला वो असल में नमक सत्याग्रह पे ही आके शीर्ष उसका दिखाई देता है। उसके बाद कई चीजें ढलान की हैं जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे, लेकिन कई चीजें उभरने वाली भी हैं, कई चीजें बहुत मजबूती से उभरी जो दुनिया में और कहीं नहीं हुआ, हिंदुस्तान ही में नहीं हुआ, दुनिया में कहीं और नहीं हुआ, लेकिन कई चीजें उसके बाद ढलान की तरफ भी गई हैं। तो हम आज उसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यही बात असल में विचार करनी चाहिए कि नमक का मसला क्या है। क्या नमक का टैक्स गांधी ने, या नमक पे टैक्स या नमक के कानून पे गांधी ने पहली बार विचार किया? जो चीजें मिलती हैं वो बहुत ऐसा नहीं है कि गांधी ने पहली बार विचार किया। नमक हिंदुस्तान के लिए परेशानी की वजह थी। और जो बजट वगैरह की चर्चा मदन मोहन मालवीय जी का एक संपादकीय में पढ़ रहा था, वो नमक टैक्स पे ही फोकस था। पूरे बजट की चर्चा नमक के टैक्स पे ही फोकस थी। तो नमक का मसला उस हिसाब से लगता है कि पहले से था। और नमक जिस किस्म की उपयोगिता की चीज है उससे वो अचर्चित रहा होगा या उस पर बड़े बड़े लोगों का ध्यान न गया हो, लेकिन सब लोगों का ध्यान उस पर किसी न किसी तरह से जरूर जाता रहा होगा। नमक कुछ इस किस्म का मसला था। असल में पहले हिंदुस्तान में नमक दोनों तरफ से आता था। पहाड़ का नमक भी खाते थे और समुद्र का नमक भी खाते थे। समुद्र के नमक खाने के भी बहुत पुराने किस्से हैं और बहुत पुराने प्रमाण हैं। और जो पहाड़ वाला नमक था उसका भी वो तो अभी भी हम उसको बल्कि ज्यादा पवित्र मानते हैं, तो पूजा पाठ के दिन उसको खाते हैं। लेकिन अंग्रेजों का बिजनेस जब शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बाद से नमक उनके लिए एक अलग तरह का कारोबार बन गया। असल में क्या था कि हिंदुस्तान से सारी चीजें जाती थी, इंग्लैंड से चीजें आती नहीं थी। जब शुरू हुआ है कंपनी का कारोबार तो सब चीजें इधर से ही जाती थी और उधर से जहाज खाली आते थे। इधर से जहाज भर के जाते थे जिसमें अनाज और बाकी सब चीजें यहाँ से जाती थी, लेकिन उधर से जहाज खाली आते थे। एक छोटा उदाहरण हम लोग बाद में देखते हैं झारखंड का या बिहार का। वो ये है कि झारखंड को भी काफी सारा सामान बाहर से जाता था और उधर से ट्रक खाली आते थे। तो जब ट्रक खाली आएंगे तो ये बहुत आम था कि ट्रकों में कोयला भर के जाए या ना जाए, वहां से लेके आ जाते थे और फिर वो किसी चिमनी वाले को, किसी दुकान कोयले के दुकानदार को किसी टाल पे बेच देते, क्योंकि भाड़ा एक तरफ से ही वो दोनों तरफ का वसूल लेते थे। उधर से आने वाला माल लगभग मुफ्त हो जाता था, मुफ्त ढुलाई में आ गया। तो इंग्लैंड से नमक भी उसी तरह से आना शुरू हुआ कि जहाज आते तो थे यहाँ से सामान ले जाने के लिए, लेकिन खाली आ रहे हैं तो नमक लाद के ले आए। और फिर धीरे धीरे हालत ये हो गई कि हिंदुस्तान में नमक बनाने पे रोक लगा दी गई। पर्याप्ता पहरेदारी होती थी और मार पिटाई के भी किस्से हैं कि उड़ीसा और समुद्र तट से अगर नमक बना के आने लगे तो उस समय उसको, उसकी पहरेदारी और फिर नमक का टैक्स। तो नमक एक अंग्रेजी हुकूमत के लिए कमाई का साधन बन गया धीरे धीरे, जो पहले कभी हिंदुस्तान में नमक मसला नहीं था। तो लेकिन ये कोई बड़ा पॉलिटिकल सवाल बन नहीं रहा था। ये ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूँ कि मालवीय जी का संपादकीय है या बजट में कभी टैक्स बढ़ा घटा, तो उस तरह की चर्चा हल्की होती थी। उसके अलावा क्योंकि जरूरत में नमक की कीमत और नमक का वो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। नमक का सवाल उस हिसाब से आजादी का था, अपने उत्पादन का था और हुकूमत के विरोध का गांधी ने बना लिया। सत्याग्रह के थोड़े दिन पहले तक भी गांधी बहुत क्लियर नहीं थे कि क्या मसला आना है। बार बार ये बात आ रही थी कि असहयोग आंदोलन को काफी दिन हो गया और गांधी उन दिनों, गांधी के पूरे कामकाज को आप देखेंगे, आजादी की लड़ाई में उन्होंने काफी सारा काम किया। मुल्क बनाने का काम या मुल्क की कमजोरियों को दूर करने का काम। सिर्फ आजादी की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी या उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी,
उन्होंने सभ्यतागत लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उसके साथ ही जो हमारे अपने यहाँ कमियां थी या जिन चीजों में उनको डर लगता था कि इससे हिंदुस्तान बढ़ रहा है, उसके खिलाफ भी काम किया। तो सबसे पहला काम तो यही हुआ है कि हिंदू मुसलमान एकता के लिए खिलाफत का सवाल उठाया। वो एक्सपीरियंस जैसा भी रहा, उस एक्सपीरियंस को मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन खिलाफत और नमक सत्याग्रह के बीच गांधी ने खादी का काम बहुत जोर शोर से किया। और नमक सत्याग्रह के बाद हम देखते हैं कि छुआछूत का सवाल उनके लिए बहुत प्रमुखता से बना। तो 3 सवाल ऐसे हैं जिन पे गांधी ने बहुत ज्यादा मेहनत की पूरे अपने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के दौरान। एक तो हिंदू मुसलमान एकता, दूसरा आर्थिक आजादी का मसला जो खादी जिसका प्रतीक था, और उसके बाद छुआछूत जो हिंदुस्तानी सोसाइटी के बंटवारे का, हिंदू सोसाइटी के बंटवारे का खासतौर से मसला था। तो उस पर गांधी ने बहुत काम किया। तो ये 3 सवाल हैं जिन पे काम किया। और नमक सत्याग्रह तक 2 काम थे, और लोग असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने के बाद से ही कई किस्म की नाराजगी या कई, लेकिन गांधी ने तब माना था कि लोग निर्भयता दिखा रहे हैं। चंपारण में भी गांधी ने जो हासिल किया, जो सबसे पहले जिसको टारगेट किया, वो निर्भयता ही थी। और अपनी निर्भयता से उन्होंने चंपारण में जादू जगाने का काम किया। 25,000 लोगों ने स्टाम्प पेपर पे लिख के, जो पहले एक लाल टोपी से डर थे, वो स्टाम्प पेपर पे 25,000 लोगों ने लिख के दिया कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है उनके साथ, और कोई भी गलत बयानी होगी तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। तो इस किस्म की निर्भयता उन्होंने चंपारण के लोगों में पैदा कर दी, और 25,000 पे भी आके रोक देना पड़ा क्योंकि लोगों की लाइन टूट नहीं रही। तो निर्भयता गांधी ने उस असहयोग आंदोलन से मुल्क की निर्भयता चंपारण के बाद मुल्क की निर्भयता हासिल की। और उसके बाद अब ये सबको लगने लगा कि अब कोई बड़ा कॉल आना चाहिए और देश भर में उसका असर होगा। 29 की मंदी के बाद देश में आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक, जो मंदी दोनों विश्व युद्ध के बीच आई, उसका भी असर होने लगा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूछा गांधी जी से कि आप क्या सोच रहे हैं। तो गांधी ने कहा कि अभी मुझे कोई ऐसी बात सूझ नहीं रही है और ईश्वर से कोई ऐसी प्रेरणा नहीं आई है। वो प्रेरणा आएगी तो मैं उसी के अनुसार फैसला करूंगा। मुझे लगता है इस चिट्ठी के लिखने के थोड़े दिन बाद ही गांधी ने नमक का फैसला किया और नमक सत्याग्रह का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति के सामने आया, पास हुआ, और फिर नमक सत्याग्रह का फैसला उन्होंने किया। नमक सत्याग्रह के फैसले में बहुत साफ सुथरे ढंग से फैसले हुए, सरकार को नोटिस दिया गया, अपनी तैयारी जाहिर की गई, अपनी तैयारियों पे भी बहस हुई। जैसे गांधी ने अपने आश्रम से लेके साबरमती से लेके और समुद्र तट के गांधी नामक जगह तक जाने का फैसला किया, पैदल जाने का फैसला किया। ये करीब 250 किलोमीटर की दूरी है, और उसके लिए उन्होंने 79 ऐसे अपने आश्रम वासियों को, बाहर के किसी कार्यकर्ता को शामिल किया। कृपलानी जी बहुत तरसते रहे कि मुझे भी इसमें जाने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन कृपलानी कभी आश्रम में रहे नहीं थे क्योंकि आश्रम के अपने कायदे कानून थे जिसके मानने में उनको थोड़ी दिक्कत थी। तो कृपलानी जैसे लोगों को भी गांधी ने बाहर रखा, सिर्फ आश्रम के लोगों को ही चुना। आश्रम में भी औरतों को नहीं चुना, बीमारों को नहीं चुना, जो बीमार हुआ उसको नहीं चुना। औरतों को न चुनने पे काफी बवाल हुआ, खासतौर से आश्रम की औरतों ने। अच्छा, आश्रम की औरतें उस समय एक से एक दिग्गज थी, गंगाबान से लेके, जिन्होंने खादी और जाने इसका काम, गांधी का सारा खादी आंदोलन गंगाबान जैसे लोगों के लिए नेतृत्व में चला। तो इन सब लोगों ने विरोध किया कि हमको क्यों नहीं ले जा। सरोजनी थी, सरोजनी बाहर थी, लेकिन महिलाओं की तरफ से विरोध हुआ। तो गांधी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं ले जाना चाहता औरतों को कि अंग्रेजी हुकूमत कहेगी कि लड़ाई के असली मोर्चे पे गांधी ने औरतों को आगे कर दिया, कि औरतों को हम कमजोर नहीं मानते लेकिन अंग्रेजी हुकूमत कमजोर मानती है, और अगर औरतें अभी सामने होंगी तो वो कहेंगे कि ये अपने बचाव के लिए इन्होंने औरतों को आगे कर दिया। तो मैं औरतों को इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ। तो औरतों को नहीं ले गए, औरतों को तुरंत लेकिन लीडरशिप दी। जो धरसना सत्याग्रह हुआ नमक के गोदाम पे हमला करने का और उसको लूटने का, उसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया। तो इस तरह से सारी तैयारियां गांधी ने कर ली थी, किस तरह जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। और वो बड़े मजेदार किस्से हैं। वो यात्रा भी अपने आप में एक बहुत ही सुखद और अद्भुत चीज बन गई। एक तो गांधी के चलना उसमें इतना तेज और मजबूती से दिखता है कि जो सबसे बड़ी पेंटिंग अपने यहाँ अभी भी चलती है नंदलाल बोस की, जो लेनो कट गांधी का जो छापा वाला पेंटिंग है, वो गांधी में जवानी दिखती है। उस तस्वीर में गांधी बूढ़े नहीं दिखते हैं, जितने बूढ़े तो उससे जवान दिखते हैं। उनका कद अपने कद से कुछ बड़ा दिखता है,
उनके चेहरे पर मजबूती दिखती है और इस तरह से नेतृत्व करते हैं वो। फिर रास्ते के भी किस्से हैं कि गांधी जब चलते थे तो बाजा गाजा हर रास्ते उनका किस तरह से सत्कार होता गया, लोगों के ठहरने की जगह, रात के ठहरने में किस तरह का सत्कार गांव वाले करते थे, और वो बारात जैसी बढ़ती ही चली गई। और गांधी जब वहां गए तो गांधी ने सिर्फ ये तैयारियां नहीं की थी, गांधी ने सत्याग्रह कैसे होगा इसका पूरी तैयारी अपने साथ, और आश्रम वासियों को इसी के लिए लेके गए थे कि वो इसमें कहीं चूक नहीं देखना चाहते थे। तो जब दांडी में नमक कानून टूटा और गांधी गिरफ्तार हुए, उसके बाद सत्याग्रही बारी बारी से आते गए, और जो लोग वहां थे, जिसमें मिलर नामक एक अमेरिकी पत्रकार भी था, उसने जो रिपोर्टिंग की दर्शाना की, वो रिपोर्टिंग सारी दुनिया को हिलाने वाली है। और वो रिपोर्टिंग हमने उसी के बेसिस पे बाद में एटनबरो की फिल्म में वो दृश्य बहुत ही बढ़िया ढंग से फिल्माए गए। तो उसमें ये बहुत साफ लगता है कि एक जत्था आके कानून तोड़ता है और पुलिस वाले डंडे से उसका सिर तोड़ देते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, जिस बुरी तरह से मार सकते हो मारे, और किसी का हाथ ऊपर नहीं उठता है। अभी मेरे सामने एक मक्खी आ जाए या मच्छर आ जाए तो बहुत स्वाभाविक ढंग से मैं उसको भगाऊंगा, या हाथ तुरंत आ जाएगा कि ये कहां से आ रही है। डंडा आने पे भी किसी सत्याग्रही का एक भी हाथ नहीं उठा, कहीं किसी ने हाथ नहीं उठाया। और जो जैसे कोई गिरता था तो स्ट्रेचर वाले दूसरे लोग जो मदद के लिए थे वो आते थे, उनको उठा के ले जाते थे, और वो गए और फिर दूसरा जत्था आ जाता था। तो सत्याग्रह का ऐसा उदाहरण दुनिया में और कहीं नहीं, अहिंसा और सत्याग्रह का ऐसा उदाहरण कहीं नहीं। लेकिन ये सिर्फ डांडी और दर्शाना का मामला नहीं है, ऐसा देश भर में हुआ है। देश भर में मैं कह रहा हूं तो सचमुच देश में। असहयोग आंदोलन भी देश भर में हुआ था, लेकिन कम समय का था। नमक सत्याग्रह उससे बड़े पैमाने पर तैयारी हुई थी और पूरे देश में हुआ। ठीक दर्शाना में अमेरिकी पत्रकार था तो उसकी चर्चा होती है, ठीक उसी किस्म का सत्याग्रह भागलपुर के कहलगांव में हुआ। और भागलपुर की हालत ये थी कि इतनी पिटाई राजेंद्र बाबू की और बारी साहब जो अध्यक्ष थे बिहार प्रदेश कांग्रेस, उन दोनों की हुई। बारी साहब को तो लगभग मार के छोड़ा, और राजेंद्र बाबू बच लिए इसलिए गए कि उनके साथ पढ़ा हुआ या उनका पढ़ाया हुआ, कुछ दिन राजेंद्र बाबू ने टीचिंग भी की थी, तो उनका पढ़ाया हुआ एक पुलिस अफसर वहां था, उसने खुद से राजेंद्र बाबू को बचाया, नहीं तो उसको पुलिस वाले मार रहे थे। और ठीक उसी तरह से लोग गिरे मरे, लेकिन किसी ने हिंसा नहीं की, काउंटर हिंसा नहीं की, किसी ने बचाव का उस तरह का प्रयास नहीं किया जिसमें किसी तरह की। तो सत्याग्रह का जो उदाहरण था वो पूरे देश में चला। सोलापुर में पुलिस फायरिंग में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा नमक सत्याग्रह में हिंसा हुई या सरकारी दमन हुआ वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ, जहाँ सरहदी गांधी के नेतृत्व में अहिंसक लड़ाई चल रही थी। और गांधी की अहिंसा को सरहदी गांधी ने उन कबायली हिंसक कबायलियों के बीच फैलाया था, और हजारों अपने जो रेड शर्ट ये तैयार किए थे वॉलंटियर, जो अहिंसा का संदेश गांव गांव पहुंचाते थे। और उनके खिलाफ कार्रवाई में फौज बुलाई गई, हवाई बमबारी करनी पड़ी। फौज के जत्थे ने, गढ़वाल रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया कि अपने लोगों पे और अपने अहिंसक लोगों पे हम गोली नहीं चलाएंगे। चंद्र सिंह गढ़वाली का किस्सा एक अलग प्रकरण है, और उनका कोर्ट मार्शल हुआ इन सब लोगों का, लेकिन उन्होंने फौज के एक हिस्से ने बगावत कर दी थी। इतनी बुरी तरह से हिंसा हुई, और ये हिंसा की 2-3 खबरें नहीं है, ये पूरे मुल्क में छोटे बड़े पैमाने पे, लेकिन उतनी ही बड़ी जगह पे। मैंने तो चंपारण पे काम किया है। 31 में मैं कह सकता हूं कि ब्लॉक तो छोड़ दीजिए, चंपारण के आधे से ज्यादा पंचायतों में नमक बनाने का फैसला हुआ। ब्लॉक पे बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिला मुख्यालय पे बड़ा प्रोग्राम हुआ, लेकिन हर पंचायत में नमक बनाने का फैसला हुआ, और ऑलमोस्ट सब जगह हुआ। जहां कुछ नहीं हुआ, जैसे मोतीलाल जी के लिए कहा जाता है कि मोतीलाल जी इलाहाबाद से नहीं निकले, इलाहाबाद में बड़ा प्रोग्राम हुआ, लेकिन मोतीलाल जी ने टेस्ट ट्यूब में नमक बनाया, नमक घोल के और उसको पानी उसका निकाल के, वो भी प्रदर्शन करने के लिए। इवन नमक सत्याग्रह में उनके परिवार की औरतें बुरी तरह पीटी इलाहाबाद में। तो देश भर में शासन की तरफ से जुल्म हुए, और लोगों ने अहिंसक ढंग से काम किया। अहिंसक ढंग के काम का एक नतीजा है जिससे आंदोलन की व्यापकता का आपको अंदाजा होगा, वो ये है कि 1 लाख लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए।
इन गिरफ्तार लोगों में उससे भी ज्यादा उल्लेख की चीज ये है कि करीब 20,000 महिलाएं थी। 20,000 महिलाओं की एक साथ गिरफ्तारी दुनिया के किसी मूवमेंट में आज के तारीख तक नहीं हुई है। जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं रूस की या चीन की, जो हम गिनते हैं या जाने और कितने ही क्रांतियों की चर्चा होती है, 20,000 औरतें एक साथ जेल गई हों, ये दुनिया में अभी तक कहीं नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में हुआ और सब अहिंसक ढंग से निकली। और ठीक 15 साल भी नहीं, चंपारण में जब गांधी गए हैं तो पहली चिंता उनकी यही है कि औरतों की भागीदारी हम कैसे सुनिश्चित करेंगे और औरतें कैसे बाहर। जब वो जा रहे हैं पहली दफे चंपारण में हाथी पे चढ़ के, तो 3 लोगों की बातचीत यही होती है, क्योंकि औरतें सुबह शौच वगैरह के लिए निकली होंगी, तो वो यही बात कर रहे हैं कि औरतें जब तक पर्दे से नहीं निकलेंगी और औरतों के लिए व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तब तक मुल्क का कोई भला नहीं हो सकता। और फिर वो ये भी कहते हैं कि औरतों के पर्दा से निकलने का मतलब ये है कि नंगाई मैं नहीं चाहता हूँ, पर्दे से वो निकले, लेकिन नंगापन नहीं आना चाहिए, भोंडापन नहीं रहना चाहिए। और आप देखिए ये 17 की बात है और 31 आते आते 20,000, और 20,000 गिनती मैं इसलिए भी कह रहा हूँ खास कि औरतों में बड़ी उम्र की औरतों की मनाही थी, प्रेग्नेंट औरतों की मनाही थी, लड़कोरी औरतों की मनाही थी कि जो जिनके बच्चे पालने हैं या जिनके बच्चों को दूध पिलाना है, वे औरतें आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगी, कम उम्र की लड़कियां हिस्सा नहीं लेंगी। तो इतनी सारी बंदिश के बाद 20,000 औरतें गिरफ्तारी देती हैं, उस आंदोलन में गिरफ्तार होकर जेल जाती हैं। और पहली बार अंग्रेजी हुकूमत ने जेल के कायदे भी तोड़े, अपने बनाए जो कायदे थे जिसमें कंपनसेशन कई किस्म का कैदियों को दिया जाता था, वो सब चीजें उन्होंने तोड़ी। कहीं कहीं स्कूल में कॉलेज में जेल बना के लोगों को रखना पड़ा, इतनी गिरफ्तारी हुई। और बाद में गिरफ्तारी नहीं करने का डायरेक्शन गया कि अब सब जगह भर गया है, अब रखना मुश्किल है। तो आंदोलन इतने बड़े पैमाने पे ये नमक का सत्याग्रह चला। नमक के सत्याग्रह के साथ काफी सारी दूसरी चीजें भी, खाली दमन पुलिस की पिटाई और गोली चलाना नहीं है, दमन के और भी सारे तरीके हुए। और इस आंदोलन से सचमुच ब्रिटिश हुकूमत का अंत दिखाई देने लगा। सब लोगों को लगने लगा कि अब ब्रिटिश हुकूमत इस देश में राज नहीं चला सकती, क्योंकि इस स्तर पे अगर विरोध होगा कि हर पंचायत और गांव में लोग खुलेआम आके सरकारी कानून तोड़ेंगे, नमक बेचेंगे, बना के नमक एक दूसरे को बेचेंगे। गांधी ने खुद ही नमक बेचा था और उसकी कीमत जाने क्या हुई। तो वो एक जश्न का माहौल भी बन गया कि नमक बनाएंगे, उबालेंगे पानी से। हमारे यहाँ तो और मुल्क में काफी जगह नमक उससे भी बनाया जाता था, मिट्टी में जो नमक का ये अंश आ जाता है तो उसको साफ करके। बल्कि एक जाति होती थी नोनिया हमारे यहाँ, तो नोनिया लोगों का काम सोरा बनाना और नमक बनाना। सोरे का भी बिजनेस बहुत बड़ा था और बिहार से सोरे का एक्सपोर्ट, जब तक बारूद नहीं बना था तब तक सोरे का बिजनेस भी हिंदुस्तान से बहुत बड़े पैमाने पे पूरे यूरोप में जाता था। और उसके लिए फ्रांसीसी कंपनियों की और ब्रिटिश कंपनियों की और पुर्तगालियों की इनकी लड़ाई खूब हुई है और उनकी फैक्ट्रियां आखिर तक थी सोरा वाली। तो नमक बनाने का उस तरह का भी प्रयोग हुआ, बेचने का वो जस्ट माहौल बन गया, सब जगह औरतें मर्द निकल के बाहर आ गए नमक बेच। तो ब्रिटिश हुकूमत का खौफ खत्म हो गया। इसके बाद, इसीलिए मैं शीर्ष कह रहा हूं कि इसके बाद जो दमन हुआ वो एक पक्ष है, वो शासन कोई भी रिएक्ट करता, अगर उसको उखाड़ने का प्रयास इस लेवल पे होगा तो शासन अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध करता। वो एक लेवल है और वो विरोध हुआ है और वो विरोध बहुत लोगों के सिर पे हुआ है। लोगों ने जान भी दी है, सिर भी खुड़वाया है, जेल का भी काटा है, परिवारों को कष्ट हुआ, वो सब चीजें हैं। मैं उसको कहीं हल्का नहीं मान रहा हूँ, बहुत बड़ा मानता हूँ। और उसी के बल पे आंदोलन सबसे शीर्ष पे गया है, उसी ताकत से आंदोलन सबसे ऊपर गया। लेकिन ये भी हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत ने उसके बाद अपनी शरारतें सबसे तेज कर दी। उसके पहले अंग्रेजी हुकूमत की शरारतें जो भी थी वो गांधी को और उनके आंदोलन के इर्द थी, लेकिन उसके बाद या गांधी को उसके बाद मैंने हिंदुस्तान आने के बाद गांधी को उस तरह से खरोच नहीं लगी। पहली गिरफ्तारी में लगी थी, पहली गिरफ्तारी उनको जेल में भी दिक्कत हुई। उनका असल में जो कष्ट वाला पीरियड था जेल वगैरह का वो दक्षिण अफ्रीका में बीत चुका था और हिंदुस्तान आते समय तक उनका कद ऐसा हो गया था कि उनको जेल वगैरह में उस तरह से परेशान करने के का जोखिम अंग्रेजी हुकूमत नहीं ली।
लेकिन पहले में असहयोग आंदोलन में जब गिरफ्तार हुए थे तब है, वो बहुत अच्छा, शंकर लाल बैंकर जी उनके साथ जेल में थे, तो उनके जो संस्मरण है वो बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं क्या क्या परेशानी और किस तरह से परेशानियां गांधी को होती थी और परेशान किया गया। लेकिन बाद में गांधीयन आंदोलन को परेशान करने का अंग्रेजों ने काम किया, और वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से है। वो सिस्टमेटिक अगर आप देखेंगे तो आपको एक इतना बड़ा षड्यंत्र दिखाई देगा जिसमें हमारे आजादी की लड़ाई के दो फल निकले। एक फल निकला, आजादी मिली हमें ब्रिटिश हुकूमत से, और दूसरा फल निकला विभाजन। तो अगर गांधीयन आंदोलन का फल आजादी मिलना है, मुल्क बनना है, और ये जो कमजोरियां थी उसको दूर करना है, तो जो दूसरा पक्ष था विभाजन, वो भी कम असर का नहीं था। और विभाजन ने, हमको मालूम है कि मुल्क के कितने लोगों का जीवन तबाह किया, और आज तक उसका असर है। ये 75वां जश्न हम मना रहे हैं, लेकिन जो कोई भी रिफ्यूजी बन के आया, जिसके परिवार में मौतें हुई, जिसके यहाँ रेप के किस्से हैं, जिसके यहाँ अवैध बच्चे होने के किस्से हैं, जिनके यहाँ जाने क्या क्या जुल्म नहीं हुआ है विभाजन के समय, और बल्कि वो कई दफे माना जाता है कि वो दूसरे विश्व युद्ध जैसी ट्रेजेडी है, उससे बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो उसके बीच भी इस आंदोलन को दबाने के क्रम में दिखाई देते हैं, जो बहुत साफ हैं, कोई छुपा नहीं है। हम इसी आंदोलन से देखते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने मुस्लिम लीग को पुश करना शुरू किया। मुस्लिम लीग उसके पहले एक तरह से रेस हार चुकी थी, मुस्लिम लीग भी आज़ादी की बात पहले करती रही है, तो वो एक तरह का रेस हारने लगी थी। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने हर उस संभव पॉइंट, दंगे अंग्रेज पहले भी कराते थे, लेकिन ऑर्गेनाइज ढंग से मुस्लिम लीग को आगे करने का, हिंदुत्ववादी जो ग्रुप थे उस समय के, उनको भी, जो आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे, तो नमक सत्याग्रह से वो दूर रहे, और बाद में कांग्रेस के आंदोलन का, गांधी के आंदोलन का विरोध करते रहे। सिखों में जो ऐसे तत्व थे जो अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी चाहते थे या उनसे चिपके हुए थे सत्ता के लिए, सिखों के ग्रुप भी ऐसे थे। ईसाइयों में आबादी बहुत कम है, लेकिन हम जानते हैं कि ईसाई और एंग्लो इंडियन, वो अंग्रेज मानते रहे कि ये तो हमारी बिरादरी है। तो इन सारे ग्रुप्स में ऐसे सारे लोग लोकेट किए गए जो हुकूमत के हिसाब से काम कर सके। हिंदू समाज में भी जो दलितों का मसला आज इतना ताकतवर ढंग से हो रहा है, या जिसके लिए गांधी इसके बाद लगे रहे, क्योंकि उनको दिख गया गोलमेज कॉन्फ्रेंस से कि अंग्रेजी हुकूमत इस सवाल पे भी पॉलिटिक्स कर रही है बड़े पैमाने पे, और अगर हिंदू समाज ने अपने को नहीं सुधारा तो ये फिर काफी बड़ा, काफी महंगा पड़ेगा हिंदू समाज। तो गांधी ने आगे बढ़ के उसकी कोशिश की। उसको आज दलितों का एक जमात नहीं मानता बहुत इफेक्टिव, वो और चीजें चाहता है, और जो पीड़ित है उसकी बात निश्चित रूप से ऊपर होनी चाहिए, और रही है। गांधी खुद भी ये मानते थे कि जो उस पक्ष से आवाज आ रही है उसी को सही मानना चाहिए और उसी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन गांधी ने अपनी ओर से कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। अंग्रेजों ने उस समय भी इस सब ग्रुप, जो 4-5 ग्रुप का मैं नाम ले रहा हूं, जमींदारों में, रजवाड़ों में, इवन कम्युनिस्ट पार्टियों में, कांग्रेस के अंदर सबसे जो घिनौना खेल हुआ वो कांग्रेस के अंदर हुआ। आप 31 के बाद से देखेंगे कांग्रेस में मतभेद रहे हैं और अलग अलग लाइन चलती रही है। नेताओं की अपनी पर्सनालिटी थी, अपने विचार थे। बहुत इस नमक के लिए ही गांधी को मुश्किल हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी को राजी करने में। बल्कि 42 के लिए तो माना जाता है कि 42 में गांधी ने जब मीराबहन से प्रस्ताव भिजवाया था तो एक भी मेंबर वर्किंग कमेटी का गांधी के पक्ष में नहीं था। धीरे 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 वो बहस लंबी चली और फिर इलाहाबाद की जगह वर्किंग कमेटी वर्धा में शुरू हुई और वो समय से बहुत लंबा चलती रही। उसके बाद गांधी ने सबको राजी किया, तब जाके 42 में लोग राजी हुए। लेकिन कांग्रेस में 31 के बाद से ही ये एलिमेंट दिखाई देने लगे जो गांधी के वैचारिक विरोधी नहीं थे, जो ट्रांसफर ऑफ पावर का जिनके दिमाग में बात आ गई, और उन्होंने वहां से उस किस्म से सत्ता से रिश्ते बनाने शुरू किए और आंदोलन के उन पॉइंट्स पे सबने पिन चुभाना शुरू किया जिससे उनको ताकत मिलेगी। आजादी की लड़ाई पर अब कोई असल में सवाल नहीं रह गया। सबको लगता था कि मुल्क आज न कल आजाद होगा, तो अगली व्यवस्था में हमारी क्या स्थिति होगी। मैं अपने बहुत राष्ट्रीय नेताओं का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि सब आदरणीय हैं और सत्ता की इस छोटी सी भूख के अलावा उनके त्याग तपस्या पे कोई सवाल
उठाने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। लेकिन ये भूख आजादी की इसी आंदोलन के बाद से जगाई अंग्रेजी हुकूमत ने। और हर बड़े नेता के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स अंग्रेजी हुकूमत के, उससे भी ज्यादा ये जो रजवाड़े थे, रजवाड़ों में एक एक एजेंट, ब्रिटिश एजेंट, सत्ता का एजेंट था, वो बड़े सक्रिय हो गए। कश्मीर का एजेंट, हैदराबाद का एजेंट, ये सब जो पावर के एजेंट थे, मैनेजर थे वहां के, या मंत्री कहीं कहे जाते थे, कहीं से मुख्यमंत्री कहे, जो राजा के का शासन चलाते थे, ये सब लोग सक्रिय हुए और इनके कांग्रेसियों में रिश्ते थे, इनके विरोधियों में रिश्ते थे, और उस रिश्ते का इन्होंने अलग अलग किस्म से इस्तेमाल किया। और हर बात पे हमको दिखाई दे रहा है कि अब गांधी का विरोध 29 से शुरू हुआ था, 28 से, लेकिन धीरे 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 31 के बाद गांधी का विरोध इस किस्म से शुरू होने लगा कांग्रेस के अंदर भी, कि 34 में गांधी ने कांग्रेस की 54 सदस्यता भी छोड़ दी। गांधी ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने गांधी को नहीं छोड़ा, और मुल्क गांधी को आज भी राष्ट्रपिता ही मानता है। लेकिन कांग्रेस के लीडरशिप से गांधी के रिश्ते सचमुच ऐसे होने लगे थे कि 31 में आके गांधी को कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़नी पड़ेगी। गांधी को भी मालूम था कि कौन आदमी कहाँ क्या कर रहा है, कैसा, ऐसा गांधी कोई लीडर नहीं थे जो अनजान थे कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो गांधी ने वो सब भी कोशिश की कि किस किस्म से उनको समेटा जाए, किस तरह से उनको अपने साथ रखा जाए। लेकिन गांधी की वो कोशिशें हम देखते हैं कि 48 तक आते आते, 47 तक आते आते कारगर नहीं रही, और गांधी का एक सपना तो काफी हद तक पूरा हुआ, आजादी का, मुल्क की एकता का सपना या समाज की एकता का सपना भी काफी हद तक गांधी ने उसकी कई चीजें भर ली थी, लेकिन विभाजन वो नहीं रोक पाए। और जो बात वो बोलते थे कि मेरे लाश पे विभाजन होगा, वो विभाजन उनके देखते देखते हुआ, और विभाजन की कीमत मुल्क ने चुकाई। लेकिन उसमें फिर हम अंग्रेजी हुकूमत की ताकत को भी या उसके षड्यंत्र की ताकत को भी नजरअंदाज न करें। ये गांधी का फेल्योर नहीं है। और गांधी जब लड़ रहे थे और हमारी आजादी की लड़ाई जब चल रही थी, उसके पहले की स्थितियां भी सब जानते हैं। तो बहुत छोटे से शुरू करके गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत खत्म हुई, उपनिवेशवाद खत्म हुआ, नया कई तरह से, और मुल्क में डेमोक्रेसी आई, और जाने क्या क्या, वो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 31 का शीर्ष देखने के बाद आजादी तो श्योर हो गई, मुल्क के लोग आजाद उसी समय से दिखाई देने लगे कि जो भी जुल्म हो उसके बाद भी हम आजाद हैं और अपनी मर्जी का करेंगे और हुकूमत को नहीं मानेंगे। लेकिन फिर उसके बाद की जो षड्यंत्र हुए, जिसमें अंग्रेजों को की भूमिका तो थी, लेकिन अपने भी समाज के कई ग्रुप, कई लीडर, कई लोग सत्ता के लोभ में, किसी और लोभ में, कुछ वैचारिक भ्रम के लोभ में भी मैं कहूंगा, उसके चक्कर में उन्होंने जो भूमिका निभाई, उससे आजादी का दूसरा नतीजा भी निकला, विभाजन के रूप में। तो 31 इसी मायने में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का शीर्ष है। उसके बाद की चीजें मैं मानता हूं कि बिगड़ी, और बिगड़ते बिगड़ते विभाजन थे। 31 तक में विभाजन नामक कोई चीज नहीं था, और लग भी नहीं रहा था कि इस किस्म का विभाजन। उस समय सिर्फ उभार ही हुआ, और वो गांधी का लीडरशिप था। इतनी कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।